स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली स्टडी ज्ञान में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का ज्योग्राफी। सेकेंड बुक है भारत के लोक और अर्थव्यवस्था। पहला चैप्टर है जनसंख्या। इसमें वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। तो भारत में सबसे पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना जब विधिवत हुई थी वो 1881 में हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। अब भारत 1881 के बाद हर 10 साल बाद जनगणना होते जा रही है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है 2011 के जनगणना के अनुसार, और फिर 135 करोड़ था 2018-19 में, और 102.8 करोड़ 2001 के जनगणना के अनुसार है भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर उससे भी अधिक है। तो कुछ जनसंख्या अधिक होने के परिणाम भी होते होंगे। तो उसमें है संसाधनों पर दबाव, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या। विश्व में प्रथम जनगणना सबसे पहले स्वीडन में हुआ था 1793 ईस्वी में, और विश्व में प्रथम दशकीय जनगणना USA में हुआ था। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। पहला चीन है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश, दूसरा भारत है। आगे है जनसंख्या का वितरण। इसमें जनसंख्या के वितरण का अर्थ होता है किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे वितरित है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या कैसे बटी हुई है, यह जनसंख्या वितरण कहलाता है। तो भारत में जनसंख्या वितरण का स्थानिक पैटर्न जो है वो बहुत असमान है, चूँकि कुछ क्षेत्र बहुत कम आबादी वाला है जबकि कुछ अन्य क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। इन राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो जनसंख्या वितरण को पहला कारक है भूमि विन्यास, दूसरा जल की उपलब्धता, तीसरा जलवायु, चौथा है परिवहन जाल, पांचवा औद्योगिकरण, नगरीकरण। तो भूमि विन्यास में मान लीजिए पर्वत है तो वहाँ जनसंख्या कम होगा, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है। पठार है तो वहाँ भी जनसंख्या कम पाया जाएगा। अब मैदानी इलाका है तो वहाँ जनसंख्या अधिक होगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। फिर दूसरा है जल की उपलब्धता। तो इसमें कृषि के क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल अधिक होगा तो वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा, वहाँ परिवहन साधन भी अच्छा होगा। फिर तीसरा है जलवायु। तो थार मरुस्थल जलवायु के अंतर्गत यह राजस्थान में है, जो जनसंख्या कम है क्योंकि यह गर्म मरुस्थल है। और लेह है वो ठंडा मरुस्थल है, वहाँ भी जनसंख्या कम होगा क्योंकि जहाँ ठंड अधिक होता है वहाँ जनसंख्या कम पाया जाता है। चौथा है परिवहन जाल। तो परिवहन जाल में मेनली 3 चीज़ आता है। स्थल, तो इसमें रेल रोड आ जाएगा, सड़क। दूसरा जल, तो जल में राष्ट्रीय महामार्ग आएगा। तीसरा वायु, तो वायु में एयरवे या वायु मार्ग। चौथा औद्योगिकरण, नगरीकरण। तो इसमें उद्योग, नगरीय सुविधा, शिक्षक संस्थान, स्वास्थ्य सुविधा आदि है। इसका परिणाम क्या चाहिए, तो रोजगार अधिक होगा औद्योगिकरण नगरीकरण में, तो प्रवास अधिक होगा और अप्रवास होगा, तो जनसंख्या बढ़ेगा और फिर दबाव बढ़ेगा वहाँ ज़्यादा। फिर अगला है उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्र, यानी कि कहाँ कहाँ जनसंख्या अधिक है। तो है राज्य उत्तर प्रदेश, उच्चतम जनसंख्या वहाँ पे पाया जाता है सबसे अधिक। महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में एक साथ 76% जनसंख्या पाई जाती है। पूरा भारत के 76% जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। फिर मध्यम जनसंख्या वाले राज्य में है असम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब और गोवा। और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सभी पूर्वोत्तर राज्य असम को छोड़कर, और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेश राज्य, यहाँ पे कम जनसंख्या पाया जाता है। अगला है जनसंख्या घनत्व। तो प्रति इकाई क्षेत्र में
रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाता है। इसे ज्ञात करने के लिए किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को उस क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल से भाग दिया जाता है तो जनसंख्या घनत्व ज्ञात हो जाता है। ऐसे जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टा कुल क्षेत्रफल। भारत में जनसंख्या घनत्व असमान पाया जाता है। और उच्च जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है तो मैदानी भाग में। जैसे बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति सबसे अधिकतम है। पश्चिम बंगाल का 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। केरल का 859 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तमिलनाडु का 555 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। अब मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में है असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, उड़ीसा। निम्न जनसंख्या घनत्व वाले राज्य में इसमें पर्वतीय भाग में पाया जाएगा उत्तर पूर्वी राज्य, असम को छोड़कर सारे, और अरुणाचल प्रदेश यह सबसे निम्न जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। यहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है, यानी कि 1 किलोमीटर में 17 व्यक्ति। अगला टॉपिक है अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तब बिहार है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो दिल्ली है 11,320 व्यक्ति। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य में है अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार 43 व्यक्ति। और कुछ फार्मूला होता है जैसे कायिक घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बट्टा निवल कृषित क्षेत्र, और कृषिय घनत्व बराबर कुल कृषि जनसंख्या बट्टा निवल कृषित क्षेत्र। आगे जनसंख्या वृद्धि अगला टॉपिक। तो दो समय अंतराल के बीच एक निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या में परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। यानी कि दो समय अंतराल जैसे 2 दशक के बीच में जो जनसंख्या में परिवर्तन होता है वह जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जनसंख्या वृद्धि के 2 घटक होते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर और फिर अभिप्रेरित वृद्धि दर। तो प्राकृतिक वृद्धि दर में अशोधित जन्म दर एवं अशोधित मृत्यु दर से निर्धारित किया जाता है, और अभिप्रेरित वृद्धि दर को लोगों के अंतःवर्ती एवं बहिर्वर्ती संचालन की प्रबलता से निर्धारित होता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक ऊंचा है, वार्षिक वृद्धि भी और दशकीय वृद्धि भी। 1921 ईस्वी में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक थी। 1921 ईस्वी को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्योंकि फिर दशकीय वृद्धि दर का फार्मूला है P2 - P1 बट्टा P1 × 100। P2 ऐसे वर्तमान वर्ष की जनसंख्या को दिखा रहा है, और P1 जो है से आधार वर्ष की जनसंख्या यानी कि पहले दशक की जनसंख्या, और 100 से गुना किया जा रहा है ताकि प्रतिशत में आएगा। या अगला जनसंख्या वृद्धि के प्रावस्था। तो जनसंख्या वृद्धि का टोटल 4 प्रावस्था है। पहला प्रावस्था का, दूसरा प्रावस्था ख, तीसरा प्रावस्था ग, चौथा प्रावस्था घ। तो पहला का को है से प्रावस्था का 1901 से लेकर 1921 ईस्वी तक आता है। इसमें निम्न वृद्धि था या स्थिर वृद्धि की अवधि इसे कहा जाता है। यह 1911 से 1921 में वृद्धि दर ऋणात्मक हो गया था, जिसे महान विभाजक वर्ष कहा जाता है 1921 को। इस समय जन्म दर उच्च था, मृत्यु दर भी उच्च था, जिस कारण जितने लोग जन्म लेते थे उतने मर जाते थे। साक्षरता दर निम्न था और चिकित्सक सुविधा भी निम्न था, जिस कारण जनसंख्या वृद्धि नहीं होती थी। प्रावस्था खा 1921 से 1951 ईस्वी आता है। इसमें निरंतर वृद्धि की दर इसे कहा जाता है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो गया था। स्वास्थ्य सुधार हुआ था, स्वच्छता में सुधार हुआ था, और वैश्विक आर्थिक मंदी 1929 ईस्वी में आया था। फिर प्रावस्था गा है, इसमें इसे जनसंख्या विस्फोट या तीव्र वृद्धि की दर कहा जाता है। इस समय जनसंख्या वृद्धि दर अधिक था। क्यों? तो जन्म दर उच्च था, मृत्यु दर कम हो गया था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक हो रहा था। तिब्बत से बांग्लादेशी, नेपाली और पाकिस्तानी जो लोग थे वह भारत इसी समय आ रहे थे। फिर चौथा है प्रावस्था घ, यह 1981 से अब तक है। इसमें सामान्य वृद्धि माना जाता है या घटती हुई वृद्धि की अवधि कहा जाता है इसे।
इस समय विवाह की उम्र अधिक हो गई, 18 वर्ष कर दिया गया लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 वर्ष। शिक्षा स्तर में सुधार हुआ, जन्म दर स्थिर हो गया इस समय, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति बढ़ गए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी ऊंची है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है मेघालय, 27.9%। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादरा एवं नगर हवेली, 60%। निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है नागालैंड, इसमें -0.6% है। और निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, यहाँ पे 6.3% है। मध्यम घनत्व वाले राज्य में हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, असम। और वर्तमान में किशोर जो है 10 से 19 वर्ष को आयु के कहा जाता है किशोर आयु की आयु वर्ग का अंश है से 20.9% है। 2011 में 52.7% किशोर और 47.3% किशोरियाँ सम्मिलित थी। आगे निम्न वृद्धि दर वाले राज्य में केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। और उच्च वृद्धि दर वाला राज्य में है उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। फिर अगला टॉपिक है राष्ट्रीय युवा नीति। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में अपनाया गया था। फिर राष्ट्रीय युवा नीति के कुछ उद्देश्य था, तो युवाओं व किशोरों के चहुमुखी विकास पर बल देना, उनके गुणों का बेहतर मार्गदर्शन देना ताकि देश के रचनात्मक विकास में वे अपना योगदान दे सके, उनमें देशभक्ति व उत्तरदायी नागरिकता के गुणों को बढ़ाना, ये सब कहा गया था।